दोस्तों शार्क टैंक सीजन 1 में एक कंपनी को सभी शार्क्स ने एक साथ मिलकर रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा वैल्यूएशन ज्यादा है, किसी ने कहा मार्जिन कम है, तो किसी ने ये तक कह दिया कि ये बिजनेस आगे चल ही नहीं पाएगा। लेकिन आज की बात करें तो उसी कंपनी की वैल्यूएशन 2830 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं एक दूसरी कंपनी थी जिसे पांचों शार्क्स ने मिलकर पैसा दिया था। ऐसा शार्क टैंक इंडिया में पहली बार हुआ था कि पांचों शार्क्स एक ही ब्रांड में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। लेकिन आज उस कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी एम्प्लॉयज को समय पर सैलरी दे पाए। ये दोनों चीजें एक ही शो में हुई, एक ही सीजन में, एक ही स्टेज पर और एक ही पैनल के सामने। अब ये तो हुई वो बातें जो हमने टीवी पर देखी हैं, लेकिन टीवी के पीछे एक दूसरी स्टोरी भी सामने आती है। देखो सीजन 1 में टीवी पर टोटल 65 डील्स दिखाई गई थी, लेकिन एक्चुअल पैसा ट्रांसफर हुआ सिर्फ 28 कंपनीज को। और सीजन 2 में तो हालात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। टीवी पर 115 डील्स दिखाई गई, लेकिन 4 महीने बाद तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक डील ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई। और उसके बाद सीजन 3 और सीजन 4 का ऐसा कोई डेटा कभी सामने ही नहीं आया। मतलब आज तक किसी को नहीं पता कि उन सीजन्स में कितनी डील्स क्लोज हुई हैं। अब इन सभी चीजों के अलावा जब कुछ फाउंडर्स ने टीवी पर दिखाए गए अपनी ही पिच की क्लिप्स को अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल करनी शुरू की, तो उन्हें लीगल नोटिस मिलने लग गए। इवन कुछ फाउंडर्स के तो सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सस्पेंड कर दिए गए। मतलब आपकी अपनी कहानी टीवी पर आने के बाद वो आपकी नहीं रह जाती। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शार्क टैंक इंडिया एक्चुअल में है क्या, एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या सिर्फ एक टीवी शो? आइए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उन ब्रांड्स की बात करते हैं जिन्हें शार्क्स ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मार्केट ने नहीं। और इसमें सबसे पहले आती है जिप इलेक्ट्रिक नाम की एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा है। हुआ ये कि सीजन 1 में गुरुग्राम से 2 फाउंडर्स आए, आकाश गुप्ता और राशि अग्रवाल। उस वक्त स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनीज का डिलीवरी बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर डिलीवरी पेट्रोल बाइक पर हो रही थी, जिसका खर्चा भी ज्यादा था और पोल्यूशन भी। तो आकाश और राशि ने सोचा कि क्यों ना इन कंपनीज को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रेंट पर दिया जाए। डिलीवरी बॉयज उन स्कूटर्स से डिलीवरी करें, जिससे कंपनी का खर्चा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और डिलीवरी बिजनेस थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल बन जाएगा। उन्होंने शार्क से 2.2 करोड़ रुपीज मांगी, सिर्फ 1% इक्विटी के बदले। यानी कंपनी की वैल्यूएशन लगाई 220 करोड़ रुपए। अब जब शार्क्स ने नंबर देखे तो वो उन्हें अच्छे नहीं लगे। नमिता थापर के साथ विनीता सिंह ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनका पॉइंट था कि वैल्यूएशन ज्यादा है और बिजनेस मॉडल रिस्की है। अनुपम मित्तल के हिसाब से इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जिसे कोई दूसरा आकर कॉपी ना कर पाए। और उन्होंने कहा कि शायद ये फाउंडर्स यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक्सपोजर के लिए आए हैं। इस तरह जिप इलेक्ट्रिक को डील नहीं मिली और आकाश व राशि को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बिग बास्केट, अमेजन, ब्लिंकिट, रैपिडो, स्विगी ये सारी कंपनीज एक एक करके जिप की पार्टनर बनती चली गईं, क्योंकि एक पेट्रोल बाइक पर डिलीवरी का खर्चा करीब 2.5 रुपीज पर किलोमीटर आता है और जिप के ईवी स्कूटर पर सिर्फ 25 पैसे पर किलोमीटर, मतलब 10 गुना सस्ता। इसलिए पहले दिल्ली एनसीआर, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद और मुंबई के बाद आज जिप इलेक्ट्रिक के टोटल 23,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सड़कों पर चल रहे हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर 2024 में जिप का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए के पार चला गया था। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल 2025 में ये रेवेन्यू 448 करोड़ रुपए पहुंच गया। और यही नहीं, आज जिप की वैल्यूएशन 2830 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। मतलब जिस वैल्यूएशन पर शार्क्स ने रिजेक्ट किया था ना, कंपनी आज उससे 12 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और ऐसा केवल एक ब्रांड के साथ नहीं हुआ, इस लिस्ट में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आता है मुंबई का एक स्ट्रीट वियर ब्रांड अर्बन मंकी। फाउंडर यश गंगवाल ने इसे 2013 में शुरू किया था। कैप्स, सनग्लासेस, बेल्ट्स बेचने वाले इस ब्रांड का पूरा फोकस था अंडरग्राउंड स्ट्रीट कल्चर पर। और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं था। शो पर आने से पहले ही इसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी और रफ्तार व रणविजय सिंह जैसे लोग इसके प्रोडक्ट्स को पहन चुके थे। अब यश ने शार्क से 1 करोड़ रुपए मांगे 1% इक्विटी के बदले, यानी वैल्यूएशन थी 100 करोड़ रुपए। इस पर पीयूष बंसल ने ऑफर दिया 5 करोड़ रुपीज फॉर 50% इक्विटी, यानी वैल्यूएशन लगाई केवल 10 करोड़ रुपए की। लेकिन एक कंडीशन के साथ। उनका कहना था कि ब्रांड को सिर्फ कैप्स और आई वियर पर फोकस करना चाहिए, बाकी कैटेगरीज बंद कर देनी चाहिए जब तक कि रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए तक ना पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर ने भी ऑफर रखा 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। यानी स्टेज पर ऑफर्स तो आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम वैल्यूएशन की थी। जस को ये डील सही नहीं लगी। उन्होंने काउंटर किया 1 करोड़ रुपीज फॉर 1.53% इक्विटी, लेकिन शार्क्स को ये वैल्यूएशन मंजूर नहीं थी। अब एक
एक करके सब पीछे हट गए, कोई डील नहीं हुई और फाउंडर को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन शार्क्स ने यश को जो एडवाइस दी थी ना, उन्होंने उसका बिल्कुल उल्टा किया। शार्क्स ने कहा था कि सिर्फ कैप्स और आई बियर पर फोकस करो, बाकी कैटेगरीज छोड़ दो। लेकिन यश ने उल्टा बॉक्सर्स, एक्सेसरीज, स्केटबोर्ड वगैरह ऐड कर दिए और ब्रांड को ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपैंड कर दिया। और नतीजा आज अर्बन मंकी इंडिया के स्ट्रीट वेयर सीन्स में सबसे बड़े नामों में से एक है। ये ब्रांड अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट सेल करता है और अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे किसी मार्केट प्लेस पर डिपेंड नहीं करता। कुछ ऐसी ही कहानी टॉर्चिट की भी है, जिसे 2016 में हनी बख्चंदानी और मोहित चिलानी ने अहमदाबाद में शुरू किया था। ये लोग एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की हेल्प से विजुअली इंपेयर्ड लोगों को रास्ते पर चलने में हेल्प करता है। उन्होंने शार्क से 75 लाख रुपए मांगे थे 75 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर, लेकिन अफसोस की कोई डील नहीं हुई, क्योंकि शार्क्स की नजर में ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो इतने वैल्यूएशन के लायक था। लेकिन दोस्तों, टॉर्चिट आज 40 से ज्यादा देशों में एक्सपैंड कर चुका है। फाउंडर हनी फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में आ चुके हैं और उन्हें प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ तक कि इस कंपनी के बनाए गए ज्योति एआई ग्लासेस रिपब्लिक डे की परेड में भी दिखाए गए थे। इन सभी चीजों से एक बात नोटिस करना कि शार्क की बातों में कितनी वैल्यू होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। मुंबई के दो कजन्स विनय महेश्वरी और मोहित संकला एक बहुत ही अलग तरह का प्रोडक्ट लेकर आए थे, जो थी इंडिया की पहली प्रोटीन ब्रेड और उनके ब्रांड का नाम था द हेल्दी फैक्ट्री। उनका दावा था कि नॉर्मल ब्रेड के मुकाबले इसमें 300% ज्यादा प्रोटीन और 20% कम कार्ब्स हैं। सीजन 2 में उन्होंने शार्क से 75 लाख रुपीस मांगे 2.5% इक्विटी के बदले, यानी वैल्यूएशन थी करीब 35 करोड़ रुपए की। और ये कोई हवा में बना हुआ बिजनेस नहीं था। पिच के टाइम पर ये ब्रांड पहले से मुंबई और पुणे के 100 से ज्यादा स्टोर्स में बिक रहा था। लेकिन शार्क्स को डाउट किया था कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं, स्केल हो पाएगा या नहीं, लोग नॉर्मल ब्रेड से 1.5 गुना महंगी ब्रेड खरीदेंगे या नहीं, क्योंकि ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ मार्जिन बहुत कम होते हैं। द हेल्थ फैक्ट्री का प्रोडक्ट नॉर्मल ब्रेड से महंगा था, तो शार्क्स को डाउट ये था कि लोग इतने पैसे देकर ये ब्रेड क्यों खरीदेंगे। आखिरकार एक भी शार्क ने ऑफर नहीं दिया और फाउंडर को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जिस कंपनी को शार्क्स ने स्केल नहीं करेगी कहकर छोड़ दिया था ना, पता है आज उसका रेवेन्यू कितना है? 117 करोड़ रुपए, यानी 35 करोड़ के वैल्यूएशन मांगने वाला ब्रांड आज 117 करोड़ रुपए की रेवेन्यू तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, मैंने तो अभी केवल 4 कंपनियों की बात की है। इस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहां शार्क का जजमेंट पूरी तरह गलत साबित हो गया है। अब ये तो थी उन ब्रांड्स की बात जहां शार्क्स ने उनको रिजेक्ट किया था, लेकिन पता है उन ब्रांड्स का क्या हुआ जहां उनकी डील सक्सेस हो गई थी। चलो इसकी शुरुआत करते हैं एनओसीडी से। तो देखो, सीजन 1 में सिद्धार्थ मिश्रा और विनय कुमार अपने एनर्जी ड्रिंक के साथ आए थे, जिनकी सोच ये थी कि रेडबुल का एक हेल्दी अल्टरनेटिव बनाया जाए जिसमें चीनी कम हो, बीसीसी और विटामिन्स ज्यादा हो और प्रोडक्ट उन लोगों के लिए हो जो थोड़ा फिटनेस फ्रीक होते हैं। अब इस पर शार्क्स का रिएक्शन थोड़ा मिक्स था, लेकिन फिर भी विनीता ने इसमें पोटेंशियल देखा और उन्होंने 20 लाख रुपए में 15% इक्विटी और 30 लाख का डेट के साथ डील डन कर दिया। बस एक कंडीशन थी कि ब्रांड को अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग थोड़ी चेंज करनी होगी। अब 2024 तक तो चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2025 आते आते एनओसीडी हर प्लेटफॉर्म से गायब होने लगा। वेबसाइट पर प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुए और फिर कभी रीस्टॉक नहीं हुआ और इस तरह शार्क से डील मिलने के बावजूद भी ये ब्रांड बंद हो गया। कुछ ऐसा ही हाल ट्वीक स्लैप नाम की कंपनी का हुआ। सीजन 1 में आईआईटी दिल्ली बैकग्राउंड वाले फाउंडर्स आए थे, जिनका आइडिया था ऐसे कपड़े और सेंसर्स बनाना जो एथलीट की बॉडी मूवमेंट को 3D में कैप्चर करे और क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस जैसी स्पोर्ट्स के लिए IoT और AI का यूज करके एनालाइज करे। अब ये आइडिया काफी फ्यूचरिस्टिक था। उन्होंने शार्क्स से 40 लाख रुपए मांगे 2% इक्विटी के बदले, लेकिन शार्क्स इस पिच पर डिवाइड हो गए। नमिता और अमन को वैल्यूएशन और मार्केट को लेकर डाउट था, इसलिए वो बाहर हो गए। लेकिन अश्नीर, पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल, इन तीनों को ये आइडिया पसंद आ गया। तीनों ने मिलकर ज्वाइंट ऑफर दिया 60 लाख रुपए 10% इक्विटी के बदले। अब ब्रांड के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन डील के बाद क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। और फिर जनवरी 2024 में एक फाउंडर ने खुद कंफर्म किया कि कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही हाल हुआ सीजन 1 के सबसे वायरल ब्रांड के साथ, जो था स्किपी आइस पॉप्स। देखो, प्रोडक्ट कोई बहुत नया नहीं था, ये वही बचपन वाली आइस कैंडी या चुस्की थी जिसे बस क्लीन पैकेजिंग और बिना प्रिजर्वेटिव क्लेम के साथ लॉन्च किया गया था। ये कंपनी खुद को इंडिया का पहला डेडिकेटेड आइस पॉप्सिकल ब्रांड बताती थी, लेकिन असली कहानी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि शो पर हुई एक ऐसी चीज की है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अश्नीर, अनुपम, अमन, विनीता और नमिता पांचों शार्क्स ने मिलकर एक साथ इसमें पैसा लगाया। डील थी 1 करोड़ रुपए और 15% इक्विटी। शार्क टैंक इंडिया के हिस्ट्री में ये पहली ऑल शार्क डील थी और बाद में ऑफ एयर पीयूष बंसल भी इसमें छठे इन्वेस्टर के तौर पर जुड़ गए। अब देखो, शो से पहले स्किपी का मंथली रेवेन्यू सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए था, लेकिन शो के बाद ब्रांड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में
इसका रेवेन्यू 2.5 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सीधे 15 करोड़ रुपए पहुंच गया। आउटलेट्स 1200 से बढ़कर 14,000 हो गए और एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 59% गिर गया। और ये सिर्फ रेवेन्यू गिरने की बात नहीं थी, इवन एम्प्लॉइज की सैलरी भी डिले होने लगी और पीएफ का पैसा करीब 2 साल से भी जमा नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पर सभी के सभी शार्क्स का जजमेंट फेल हो गया। आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी शार्क्स का हाँ या ना कहना कितना मायने रखता है। लेकिन इस सब के अलावा आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। देखो, जब टीवी पर कोई शार्क डील डन करता है ना, तो उस मोमेंट पर भी डील फाइनल नहीं होती है। असली काम उसके बाद शुरू होता है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। मतलब उस ब्रांड के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल स्टेटस, लायबिलिटीज, कैप टेबल सब कुछ डिटेल में चेक किया जाता है। और ये प्रोसेस 3 महीने से लेकर 9 महीने तक चल सकता है। यानी एपिसोड में जो डील डन आपने देखा ना, वो कंफर्म नहीं है कि डील सच में होगा ही। उसका असली फैसला कई महीनों बाद होता है। 2023 में एक मार्केट इंटेलिजेंस फर्म प्राइवेट सर्कल ने इसी चीज को समझने की कोशिश की। उन्होंने टीवी पर दिखाई गई डील्स को गवर्नमेंट कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया और उसमें जो डेटा निकलकर सामने आया वो काफी हैरान करने वाला था। देखो, सीजन 1 में टीवी पर टोटल 65 डील्स दिखाई गई थी। शार्क्स ने मिलकर करीब $4.87 मिलियन कमिट किए थे, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड्स में पैसा ट्रांसफर हुआ सिर्फ करीब $2 मिलियन का, क्योंकि 65 में से सिर्फ 28 डील्स में ही इन्वेस्ट किया गया। और सीजन 2 का डेटा तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अब देखो, सीजन 2 13 मार्च 2023 को खत्म हुआ था, लेकिन उसके करीब 4 महीने बाद यानी जुलाई 2023 तक टीवी पर दिखाई गई 115 डील्स में से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑफिशियली सिर्फ एक डील ही डिस्क्लोज हुई थी। जी हाँ, सिर्फ एक डील। और ये कोई रैंडम ब्लॉग का दावा नहीं था। इसे टेक क्रंच ने रिपोर्ट किया था, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद टेक जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। हालांकि फाइनल नंबर बाद में बदल सकता है, लेकिन 4 महीने बाद भी रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक डील का दिखाई देना अपने आप में काफी सरप्राइजिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद सीजन 3 और सीजन 4 के लिए ऐसा कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट पब्लिकली सामने ही नहीं आया। मतलब आज किसी को नहीं पता कि कितनी डील्स सच में क्लोज हुई हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टर्म्स। देखो, सीजन 3 में ये इंटेलिजेंट क्लोथिंग ब्रांड आया था, जिनके कपड़ों पर दाग कम लगते हैं, बदबू कम आती है और ब्रांड दावा करती है कि आप 30 दिन तक बिना धोए कपड़ा पहन सकते हो। इसके ऑनर थे सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित। उन्होंने अजहर इकबाल यानी इनसॉर्ट्स के सीईओ से ऑन कैमरा डील की 1.2 करोड़ रुपीस की फॉर 4% इक्विटी। टीवी पर दिखाया गया कि डील डन है, लेकिन रियलिटी में वो डील कभी क्लोज ही नहीं हुई। अब तक जो हमने देखा उसमें एक बात तो साफ हो गई कि टीवी पर डील डन दिखाई देना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा सच में ट्रांसफर होगा। लेकिन एक चीज जो हर पिच में पक्की होती है, चाहे डील मिले या ना मिले, चाहे ड्यू डिलिजेंस पास हो या फेल हो जाए, और वो है आपकी स्टोरी, आपका स्ट्रगल, आपका पर्सनल मोमेंट एक बार कैमरे के सामने आ गया ना, तो वो रिकॉर्ड हो चुका होता है। और यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है जो शायद किसी फाउंडर ने कभी नहीं सोचा होगा। सवाल ये है कि टीवी पर आने के बाद अब ये कहानी है किसकी? क्योंकि ये बात है मई 2024 की, जब शार्क टैंक इंडिया के प्रोड्यूसर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने अपने ही शो के स्टार्टअप्स को लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप्स अपनी खुद के पिच की क्लिप्स को अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर रहे थे। यूट्यूब पे मेटा के एड्स में ये लोग उस क्लिप को यूज करके एड्स चला रहे थे और सोनी ने इसी पे कॉपीराइट वायलेशन का नोटिस ठोक दिया। डोरजे टीज के को-फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने लिंक्डइन के एक पोस्ट में बताया था कि सोनी ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हर उस स्टार्टअप को टारगेट किया जो अपने शोज वाले क्लिप्स को प्रमोट कर रहा था। अब एक केस देखना जो इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस ब्रांड का नाम है फिट एंड फ्लेक्स, जिसे पार्थिक पटेल ने सीजन 3 में पिच किया था, बट अनफॉर्चुनेटली डील डन नहीं हुई। अब पटेल का कहना है कि शो की गाइडलाइंस में लिखा था कि एपिसोड एयर होने के बाद वो अपनी पिच क्लिप्स को 3 महीने तक मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और उनके हिसाब से उन्होंने वही किया जो अलाउड था। लेकिन सिर्फ 25 दिन में उनका कंटेंट हटाया जाने लगा, सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए गए, एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, फेसबुक पेज अनपब्लिश हो गया और उनके पर्सनल अकाउंट का कोलैबोरेशन फीचर तक डिसेबल कर दिया गया। पटेल ने बताया कि उन्हें शो के जरिए 5 to 7x ग्रोथ का सपना दिखाया गया था, बट हुआ उसका उल्टा। उनका बिजनेस 10 to 12x नीचे चला गया क्योंकि उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस अचानक पूरी तरह खत्म हो गया। इसका मतलब समझते हो कि जब तुम शार्क टैंक इंडिया पर जाते हो ना, तो तुम कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि तुम एक कंटेंट होते हो, और वो कंटेंट भी तुम्हारा नहीं बल्कि सोनी का होता है। तो सीधा सवाल ये उठता है कि ये शो आखिर बना किसके लिए है और फाउंडर्स शार्क टैंक इंडिया पर आखिर जाते क्यों हैं? तो याद है जीप इलेक्ट्रिक वाली पिच में अनुपम मित्तल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये लोग पैसे के लिए नहीं आए, ये लोग आए हैं एक्सपोजर के लिए, और वो बात गलत नहीं थी।
इसके लिए मूनशाइन मीडरी का एग्जांपल लेते हैं, जो इंडिया की पहली मीडरी थी, यानी ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक जो हनी से बनाई गई हो। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसके फाउंडर्स रोहन रेहानी और नितिन विश्वास ने शो पर 160 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर पिच किया था। शार्क्स इंप्रेस भी हुए, काउंटर ऑफर भी आया, लेकिन फाउंडर्स ने डील एक्सेप्ट नहीं की और बिना फंडिंग के चले गए। बाद में इंटरव्यू में उन्होंने खुद एडमिट किया था कि वो शो पर इन्वेस्टमेंट के लिए गए ही नहीं थे। उनका असली मकसद था ब्रांड अवेयरनेस। और सच बताएं तो यही शार्क टैंक इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यू है। नेशनल टेलीविजन पर करोड़ों लोगों के सामने अपनी ब्रांड स्टोरी दिखाना एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसके लिए ब्रांड्स को करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत भी है। आपको अपनी स्टोरी, अपनी पिच, अपने नंबर्स और अपना पर्सनल मोमेंट कैमरा के सामने रखना पड़ता है और फिर लीगली वो कंटेंट सोनी का हो जाता है। यानी शार्क टैंक इंडिया खुद को भले ही एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बोलता हो, लेकिन जो डेटा और स्टोरीज हमने वीडियो में देखी ना, वो एक अलग ही पिक्चर शो करती है। और जो फाउंडर्स ये गेम समझ गए ना, उन्होंने शार्क टैंक को सहारा नहीं बल्कि एक टूल की तरह यूज किया। शो पर आए, विजिबिलिटी ली और फिर अपने काम पर लग गए। बाकी गाइस, तुम्हें क्या लगता है, शार्क टैंक इंडिया का लेबल सच में कोई मायने रखता है या असली अप्रूवल मार्केट देती है? कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही।